अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले की बात है, कश्मीर में हर तरफ से मेरे बेटे ने टॉप किया और मेरी बेटी ने टॉप किया, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, अपने बच्चों पर मिठाइयाँ फेंक रहे हैं और कुछ पैसों की माला पहना रहे हैं। फ़ोन कर के लोगों को कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने टॉप किया है, स्टेटस अपडेट अलग चल रहे हैं। तोहफ़े लेके लोग मिलने आ रहे हैं, बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेट करना है। और दूसरी तरफ से उसी उम्र के बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि फ़ेल हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि टॉप नहीं किया और अपने ही पेरेंट्स से इतना कुछ सुनना पड़ रहा था कि उन्होंने मौत को प्रेफ़र कर लिया। मैं हैरान होती हूँ, हम लोग कितने इनह्यूमन हो गए हैं। पता है कि बच्चे खुदकुशी करते हैं, हर साल ये चलता रहता है ये साइकिल, लेकिन हमने वीडियोस बनानी है टॉपर बच्चों को माला पहनाते हुए। आपको पता है, जब आप अपने बच्चे को पूरे साल हर दिन कह रहे होते हैं कि तुम्हें फ़र्स्ट आना है क्लास में, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? अच्छा, पहले एक और सवाल, आप क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा फ़र्स्ट आए? पूरी क्लास में वही क्यों फ़र्स्ट आना चाहिए? कभी इस सवाल पर गौर तो किया होगा आपने? इतनी सेल्फ़ अवेयरनेस तो होगी आप में कि आप क्यों कोई चीज़ चाहते हैं, राइट? क्या इसलिए कि वो देखे कि वो सारे बच्चों से बेहतर है और आप फिर दूसरे पेरेंट्स को कह सकें कि आपका बच्चा क्लास के सब बच्चों से बेहतर है? और कहेंगे नहीं तो एटलीस्ट महसूस ऐसा करेंगे, आपका बच्चा भी महसूस करेगा, आप भी महसूस करेंगे। या फिर आपको लगता है कि इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा या वो काबिल बनेगा या बनेगी? पूरी क्लास में बच्चे को फर्स्ट आना है, लगातार यही हर एक दिन बच्चे को बोला जाता है। आप जानते तो होंगे ही, वो कौन था जिसने सबसे पहले कहा था मैं बेहतर हूँ? आई एम बेटर देन हिम। ये किसकी सोच है? किसकी सोच है ये, मैं उससे बेहतर हूँ? ये तकब्बुर है ना, मुकाबलाबाजी और दूसरों को कम समझने की सोच है ना, है या नहीं? अना खैरुम, कहा था किसी ने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ पॉइंट करके, मैं इससे बेहतर हूँ। और अफ़सोस की बात यह है कि आज हम वही सोच अपने बच्चों के ज़रिए आगे फैला रहे हैं, आग की तरह। आयरनी है, आग की तरह अना खैरुम की सोच फैला रहे हैं। तो जब हम अपने बच्चे को बार बार लगातार जहन में डाल रहे होते हैं ना कि फ़र्स्ट आना है, असल में हम बच्चे को ये नहीं सिखा रहे होते कि तुम मेहनती बनो या तुम सीखो, तुम अपना बेस्ट दो, काबिल बनने की कोशिश करो, ताकि हम एक दिन कुरान सीख कर इस काबिल बनें कि उसको आगे और बेहतर तरीके से दूसरों को सिखा सकें। हम ऐसे गोल्स उनके कभी जहन में ही नहीं डालते। हमारे खुद के जहन में नहीं है तो उनको कैसे डालेंगे? बल्कि हम उन्हें ये सिखा रहे होते हैं कि तुम्हारी कीमत दूसरों से आगे निकल कर है। अगर तुम टॉपर नहीं हो तो तुम काफ़ी नहीं हो। ये बोलने की बात नहीं है, आप डायरेक्टली बोलेंगे भी ना, वो मैसेज आ जाता है इंसान तक, बच्चे तक। एक तरफ हम मिठाइयाँ उछाल रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसी उम्र के बच्चे खामोशी से टूट रहे होते हैं, क्योंकि उनको भी पेरेंट्स ने यही क्राइटेरिया, ये उल्टा क्राइटेरिया दिया होता है सेल्फ वर्थ का। कोई कहता ही नहीं कि काबिलियत चेज़ करो, नहीं, बस आगे निकलो सबसे। वो भी उस एजुकेशन सिस्टम में जो काबिलियत को बढ़ाने के लिए बना ही नहीं था। एक फॉल्टी सिस्टम से हम अपने बच्चों की काबिलियत नापते हैं और खुश होते हैं जब क्या होता है, जी उसने टॉप किया है, मेरे बच्चे ने टॉप किया है। वीडियोस बनाने से पहले और फ़ोन करने से पहले, ये स्टेटस चढ़ाने से पहले एक पल रुककर ये सोच लेना चाहिए था ना, कहीं हम अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की सांसें तो नहीं छीन रहे? चलिए अपने बच्चों की नहीं छीन रहे, किसी दूसरे के बच्चे की तो नहीं छीन ली? यहाँ काबिलियत का गोल ही नहीं है, बस कंपैरिजन ही कंपैरिजन है। आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर रहे, उसको फर्स्ट आओ और फर्स्ट आने पे वीडियोस बना के, ये सब करके, उसको कह के फर्स्ट आओ, उसके बाद उसकी वीडियोस बना के स्टेटस डाल के, आप असल में उसकी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ जो है ना, डैमेज कर रहे होते हैं।
मगर क्योंकि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और नार्सिसिज्म का डिफरेंस ही नहीं पता, तो हम बढ़ावा दे रहे होते हैं नार्सिसिज्म को और समझ रहे होते हैं कि उसका सेल्फ वर्थ बढ़ा रहे हैं। कितने नादान हैं हम। बीमारी इंजेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों में और खुशफहमी ये है कि बच्चा मेंटली स्ट्रांग बन रहा है जी। ये ट्रेंड कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करता, ये सेल्फ वर्थ का खात्मा कर देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मैं अपनी मेहनत, अपनी ग्रोथ और अपनी इंसानियत के साथ कीमती हूँ। आपकी सेल्फ वर्थ आपके टॉप आने पे डिपेंड नहीं करती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ही कहा है ना कि हमने इब्ने आदम को ऑनर दिया है। ऑनर दिया है क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं बेहतर हूँ? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा था मैं बेहतर हूँ। और नार्सिसिज्म का मतलब होता है मैं तब तक कीमती हूँ जब तक मैं दूसरों से बेहतर हूँ, अना खैरुम। यही कहा था ना इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को देखकर। और अब पेरेंट्स हर वक्त रैंक, कंपैरिजन और फर्स्ट आना इसको प्यार की शर्त बना रहे हैं। मुंह से ना भी बोलें, ताना दे दिया तुमसे अच्छे तो फलानी के बच्चे हैं, बदतमीज़ हैं, शरारती हैं, मेकअप करती है, फैशनेबल है, आवारागर्दी करता है, लेकिन टॉप करते हैं हर साल। मतलब तुम तभी काबिल हो और तुम तभी इज्जत के काबिल हो जब तुम सबसे ऊपर हो एक फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम में। ना खून दिखाई देता है, ना चीख सुनाई देती है, इसलिए पेरेंट्स को लगता है सब ठीक है और धीरे धीरे बच्चा अपनी नज़रों में गिरता चला जाता है। इतना बेइज्जत कर देते हैं आप एक बच्चे को कि वो जान ले लेता है अपनी, ये या डिप्रेशन में चला जाए। फिर उसको कहा जाता है कि तुम इतने कमज़ोर क्यों हो, ओवर सेंसिटिव हो। हम खुद परफेक्ट नहीं, लेकिन हमें अपने बच्चे परफेक्ट चाहिए। हमें अपने छोटे छोटे बच्चे तक परफेक्ट चाहिए। हमें चाहिए हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा एडल्ट की तरह बिहेव करें, जो हमें खुद भी नहीं आता। हमें अब तक एडल्ट होने का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन हमारे बच्चे एडल्ट से भी ज़्यादा एडल्ट्स की तरह बिहेव करने चाहिए। हमारी इज़्ज़त का सवाल है। हमने अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग होना सिखाया भी था कभी? बचपन से ही डर बिठा के रख देते हैं कि गलती ना हो तुमसे। गलती करते हो तो मतलब तुम कमतर इंसान हो। फिर एक वक्त आता है कि वो इंसान कितनी भी गलतियां करे, कभी अपनी गलती नहीं मानता। वो मानेगा भी कैसे बेचारा? सेल्फ वर्थ का सवाल है। और दूसरी तरफ इस्लाम कहता है कि तमाम आदम की औलाद गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं। उनमें सबसे बेहतरीन वो हैं जो तौबा करते हैं बार बार। इब्लीस ने गलती की और गलती मानने से क्या किया? इनकार। और आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की और एक्सेप्ट कर ली। हम सटली अपने बच्चों को किसके नक्शे कदम पे चला रहे हैं हम सोचते ही नहीं। हम खुद किसके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हमें तो ये भी पता नहीं होता। आपको पता है अक्सर रिश्तों में प्यार की अहमियत क्यों नहीं होती? अच्छा, ये मेरा ओपिनियन है और मैं नहीं कहती कि बस यही एक वजह है, लेकिन मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी वजह है। कभी नोटिस किया है लोगों को जब आप सिंसियर प्यार दे रहे होते हैं वो उसकी कदर नहीं करते। एट द सेम टाइम जो उनको अपने प्यार के लिए वो कहते हैं ना जंपिंग थ्रू द हूप्स करवा रहे हों, उसकी मोहब्बत पाने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। जहर खा लेते हैं, लड़ाइयाँ कर देते हैं, न जाने किस किस से ताल्लुक़ काट देते हैं। उसका प्यार वर्थवाइल लगता है और जो अनकंडीशनल लव दे रहा होता है उसका प्यार वर्थलेस लगता है। क्या लगता है ये कहाँ से आया एक इंसान के अंदर? कहीं ये तुम्हें फर्स्ट आना है कि जो दौड़ से निकला हुआ कोई सो कॉल्ड कॉन्फिडेंस का नतीजा तो नहीं? सेल्फ वर्थ जो डैमेज हुई है उसका नतीजा तो नहीं? जब प्यार कंडीशन के साथ मिलता है तो दिमाग एक खतरनाक इक्वेशन सीख लेता है, जो मुश्किल से मिले वही कीमती होता है। मतलब जो आसानी से मिले वो मेरी मेहनत के लायक नहीं, क्योंकि प्यार तो अनकंडीशनल होता ही नहीं। फर्स्ट आना पड़ता है जी, बचपन से हमने सीखा है फर्स्ट आना पड़ता है, तब प्यार मिलता है, तब इज़्ज़त मिलती है। उन लोगों की जो आपको अनकंडीशनल लव जिनसे आपको मिलना चाहिए वो भी तब प्यार देते हैं जब आप फर्स्ट आते हैं। क्लास में 29 बच्चों को पीछे छोड़ के फर्स्ट आओगे तब प्यार मिलेगा, तब इज़्ज़त मिलेगी।
उन लोगों से जो अनकंडीशनल लव देने चाहिए आपको। प्यार खरीदना पड़ता है। मैं फर्स्ट आता हूँ तब मेरे ज़्यादा क्लासमेट्स मुझसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम बच्चों ने नोटिस किया होगा, छोटे छोटे बच्चों ने। बचपन से ही इंसान ऑब्जर्व कर रहा होता है। जैसे ही ग्रेड्स नीचे हुए, दोस्तियाँ भी कम हो जाती हैं। प्यार तब मिलता है जब मैं सबसे बेहतर परफॉर्म करता हूँ या करती हूँ। इसलिए आई जंप थ्रू हूप्स बिकॉज आई मस्ट परफॉर्म टू शो माई बिलवड दैट आई एम वर्दी ऑफ हिज और हर लव। और फिर जब ज़िंदगी में कोई सिंसियरली, बिना शर्त, बिना डिमांड प्यार देता है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक लव ओनली, ओके, प्लेटोनिकली ले लीजिए, तो वो प्यार अजनबी लगता है, सस्ता लगता है। एट इट्स वर्स, मैं बेहतर हूँ इसलिए ये मुझे प्यार दे रहा है, मतलब इसका प्यार वैल्यूएबल नहीं है। वैल्यूएबल असल में मैं हूँ। ये देखा होगा आपने। छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे ना, देख लेंगे आप लोगों में ये अंदर ही अंदर कहीं ये कीड़ा होता है। इसका प्यार वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूएबल असल में मैं हूँ, इसलिए ये मुझे प्यार दे रहा है या दे रही है। कितनी ट्रैजिक कंडीशनिंग है। तुम्हें फर्स्ट आना है। हाँ, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है। इसलिए आज प्यार टेस्ट बन गया है, रिश्ते कंपटीशन हो गए हैं। नोटिस तो किया होगा आपने, कोई नई नई चीज़ तो नहीं निकली है, रिश्ते कंपटीशन हो गए हैं कि नहीं। कज़न्स का कज़न से कंपटीशन होता है, करवाया जाता है ऑन पर्पस। वो बेचारे क्या कंपटीशन करेंगे, बच्चों को खेलने से फुर्सत नहीं होती। फिर दूसरी तरफ ये उम्मीद भी रखी जाती है कि भाइयों की तरह और बहनों की तरह पेश आएंगे एक दूसरे से, एक दूसरे की हमदर्दी होगी। कंपटीशन के साथ ही नफ़रत भी पिला दी जाती है एक दूसरे की। तुम्हारा कज़न फर्स्ट आया है, अब तुम्हें भी आना है। और क्लास कौन सी है जी? क्लास है यूकेजी। यूकेजी में पढ़ते हैं बच्चे, और उनका कंपटीशन कराया जा रहा है बचपन से। दूरी नहीं आएगी। एक सोच ने इंसान के रिश्ते बिगाड़ दिए। एक दूसरे के बच्चों से अंदर ही अंदर कुड़ते हैं हम। इसने इंग्लिश में मेरे बच्चे से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं। थ्रेट है ये, थ्रेट, मेरे बच्चे के लिए भी और मेरे लिए भी। इतनी इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ और सेल्फ कॉन्फिडेंस है मुझे कि मुझे एक छोटा बच्चा थ्रेट लगता है, क्योंकि मैं इतनी टॉक्सिक हूँ कि एक बच्चे की मार्कशीट मुझे स्पाइरल में डाल देती है। असल में तो बात वो होती है ना। और वो जो मोहब्बत का कटोरा लेके भाग रहा होता है अपने महबूब के पीछे, पता है उसको वो महबूब भगा क्यों रहा होता है इस तरह? क्योंकि उसको भी फर्स्ट आना है जी। जब तक आप पीछा करेंगे तब तक मतलब ये है कि वो आपसे आगे है। जब तक आपको हूप्स के थ्रू जंप करा रहा है और आप कर रहे हैं, उसको वैलिडेशन मिल रही है कि वो वर्थवाइल है। दोनों को फर्स्ट आना है। ये मोहब्बत है या फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम का नतीजा? मोहब्बत है या रैंकिंग सिस्टम का नतीजा? जो अभी भी वो कंपटीशन चल रहा है, रैंकिंग सिस्टम चल रही है। मोहब्बत में तो कोई फर्स्ट और लास्ट नहीं होता। मोहब्बत में तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। वहाँ तो सिर्फ साथ होता है कि नहीं? ऐसा क्यों कहा सूरह कहफ में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कि कुरान पढ़ते रहो और अपने साथियों को साथ साथ सुनाते रहो। फर्स्ट आने को क्यों नहीं कहा? वो भी सूरह कहफ में। अमेजिंग, हाँ, अगर आपने कभी गौर किया हो। एनीहाउ, फिर पता है क्या होता है? फिर एक कोने में बैठ के वो इंसान, आपका बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है, वो इंसान ये सोचेगा कि मैंने तो अपने महबूब के लिए या दोस्त के लिए या अपने माँ बाप के लिए या अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने इन लॉज के लिए इतना कुछ किया, वो भी उनके बिना मांगे। फिर मेरी मोहब्बत की कदर क्यों नहीं की गई? उसको बताना जाके, बेटा हम सबको फर्स्ट आना था। तुमने हमें अपने पीछे नहीं भगाया, बल्कि खुद मोहब्बत हमारी झोली में डाल दी। हमें कहाँ उसकी कदर करनी थी? फिर बताइएगा मुझे कैसे, किन अल्फाज से उसे समझाएंगे आप कि एक सोच फर्स्ट आना है। एक सोच ने किस तरह सेल्फ वर्थ की धज्जियाँ बिखेर दी और नार्सिसिज्म को कॉन्फिडेंस समझ लिया। क्योंकि हम जो है ना, हम बड़े हैं। हम इतने बड़े हैं कि हम सीखना चाहते हैं
ना समझाने वाले आते हैं, लेकिन हमें लगता है हम उनसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, हम उनसे बेहतर हैं। अना खैरुम, वो जलते हैं हमसे। मोहब्बत देने वालों ने मोहब्बत दी, लेकिन हमने उनकी मोहब्बत उनके मुंह पे दे मारी, और जब उन्होंने किनारा कर लिया तब हमें उनकी कदर आने लगी, क्योंकि शायद हम भी उसी फर्स्ट आना है के लूप में फंसे हुए थे। हम कैसे मानते कि कोई और सही है और हम गलत, क्योंकि हम में सेल्फ वर्थ ख़त्म कर दिया गया था। हम प्यार देना तो छोड़ो, कबूल कबूल भी तब करते हैं जब हमें देने वाला हमसे बेहतर लगता है, जो हमें नचा रहा हो। हम लोग मोहब्बत के लिए तैयार ही नहीं हैं। कितने अफसोस की बात है ना। बचपन से जो चीज़ हमारी घुट्टी में पिलाई होनी चाहिए ना, कुछ समझो ना समझो, मोहब्बत तुम्हें समझ आनी चाहिए, वो मोहब्बत हमें समझ नहीं आती। हमारे बच्चे के साथ कोई खेले ना नेक नियति से, हमें वो बात तक ट्रिगर कर जाती है। खुशी नहीं होती हमें कि यार किसी को मेरे बच्चे की फ़िक्र बिल्कुल वैसी ही है जैसे मुझे है। ये तो खुशी की बात है, लेकिन नहीं, हम स्पाइरल में चले जाते हैं। जिन लोगों को बचपन से सिखाया गया हो कि कीमत आगे रहने में है, उन्हें बराबरी से मिलने वाली मोहब्बत समझ कहाँ आएगी। मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसमें राइटर कह रहा था कि बिज़नेस में ट्रांजैक्शन होती है। मैं देती हूँ क्योंकि मुझे वापस कुछ चाहिए होता है, लेकिन फैमिली में हम एक दूसरे को एज ट्रांजैक्शन नहीं देते कुछ। ये वो किताब में राइटर कहते हैं। और मैं सोचने लगी कि अब तो ज़्यादातर रिश्ते ट्रांजैक्शनल ही होते हैं। तो क्या हम अपने घरों में भी बिज़नेस कर रहे होते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ? मुझसे लोग परेशान होते थे कि मैं जो हूँ, मैं अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजती। मैं जब टीन्स में थी ना, और काफ़ी कुछ पढ़ा था, मैंने तभी से डिसाइड किया था कि जब मैं माँ बनूँगी, मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने वाली, उनकी होम स्कूलिंग होगी। और उसी पे मैं चली भी। लेकिन जो लोग थे मेरे आसपास, वो परेशान हो जाते थे। ये वाला जवाब मैंने कभी नहीं दिया उनको कि आना खैरुम की जो ये सोच है, ये बच्चे में पड़ जाती है। मुझे पता है यहाँ लोगों के दिमाग की सतह क्या है। यहाँ तो सिंपल डेटा और स्टैटिस्टिक्स कोई नहीं समझना चाहता। इस्लाम की किसको पड़ी है, इस्लाम की किसको पड़ी है, सबको पता है, हम सबको पता है इस्लाम की किसको पड़ी है। अगर मैं इस्लाम वजह बोलूँगी, किसी के हलक से ही नहीं उतरता। तो एक दिन हम कहीं गए थे और पता नहीं क्या बात चल रही थी, और मेरे बेटे ने एक सवाल मुझसे पूछा कि क्या फ़लानी तरीके से शैतान सोचता है? तो मैंने कहा हाँ। और इमीडिएटली जो वहाँ बैठे थे वो उसे कहने लगे कि आपको क्या करना है कि शैतान कैसे सोचता है, आप देखो कि मुसलमान को कैसे सोचना चाहिए। कहते हैं कि कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज़ क्लोज़र। पॉइंट क्या है कि नज़र रखनी पड़ती है, उसके पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए, उसके पैटर्न्स पहचानिए, उसकी लॉजिक समझिए ताकि उसके जाल में न फंस सकें। लेकिन किसे समझाए इंसान, यहाँ जहन ऐसे हैं कि कोई अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं करेगा। माँ स्कूल नहीं भेजती क्योंकि ओवर प्रोटेक्टिव है, उनके जहन की सतह ही इतनी ही है, वो कहाँ समझेंगे कि कोई बड़ी वजह हो सकती है, कोई डीप वजह हो सकती है। मेरे बेटे ने एक दिन एक वीडियो में देखा, शैतान के बारे में कुछ बता रहे थे वीडियो में, तो शैतान के लंबे लंबे सींग, बदसूरत शक्ल, गंदी गंदी आँखें और डरावनी आवाज़। आई मेड इट अ पॉइंट टू टेल हिम कि बेटा, शैतान हमारे सामने खूबसूरत बन के आता है, अट्रैक्टिव बनकर आता है। सींग दिखाएगा, डरावनी आवाज़ से बात करेगा, तो कौन उसके पीछे चलेगा? तो क्या करता है? अट्रैक्टिव बन के आता है। मुझे फर्स्ट आना है, मेरे बच्चे को फर्स्ट आना है, ये अट्रैक्टिव लगता है ना। आप एक बच्चे को सामने रखे, पूरी क्लास में कहे ये है जी आपका टॉपर, उफ, व्हाट एन अट्रैक्टिव चाइल्ड, सारे बच्चे उससे दोस्ती करना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि दुश्मन को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। हम कंपेयर कर पाते हैं ना
कि सेम सिचुएशन में शैतान ने कैसे बिहेव किया और आदम अलैहिस्सलाम ने कैसे बिहेव किया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने एतराफ़ किया गलती का, इन अदर वर्ड्स उन्होंने ग्रोथ चूज़ की। इब्लीस ने ग्रोथ चूज़ नहीं की, रिवेंज चूज़ किया। वो गिरा और गिरना, और उसने और गिरना पसंद किया। वो भी रिवेंज किस बात का, क्योंकि कम्पीट कर रहा था वो, आदम अलैहिस्सलाम नहीं कर रहे थे। इतना भी नहीं समझ आता कि बिना कम्पीट किए भी पढ़ाई हो जाती है। ये मतलब इब्लीस को समझ नहीं आया कि कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हो, वो है। उनकी क्वालिटीज़ कुछ और है, तुम्हारी क्वालिटीज़ कुछ और है। उसी तरह बच्चे जो है ना, उनको समझ ही नहीं आता बेचारों को, क्योंकि समझाते ही नहीं बड़े कि यार तुम बिना कम्पीट किए भी काबिल हो। अगर हम ज़रा गौर करते इब्लीस पर तो हमें पता होता कि ये जो फर्स्ट आना है कि दौड़ लगी हुई है हर तरफ, ये इब्लीस की सोच है, आदम की सोच नहीं है। हमने गौर ही नहीं किया तो एतराफ़ कैसे करते कि गलती पर हैं। ग्रोथ तो सिंसियर तौबा से शुरू होती है ना, और उसके लिए गलती को पहचानना ज़रूरी होता है। इस्लाम एक्सीलेंस एनकरेज करता है डेफिनेटली, लेकिन फ़र्स्ट आने की दौड़ को हमने कहाँ एक्सीलेंस से कंफ्यूज कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आता। एक्सीलेंस एहसान होता है ना, चेरी ऑन द टॉप भाई, चेरी ऑन द टॉप। आपने कमाल कर दिया, कोई काम इतनी खूबसूरती से किया और उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप एहसान। तो एहसान और रैंक के दरमियान एक बहुत मोटी लकीर है, हमने वो लकीर ही मिटा दी है। इस्लाम सिखाता है इकट्ठे चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, और हम कहते हैं नकल नहीं करने देना किसी को। मैं नहीं कहती एग्ज़ाम में कॉपी करने देना चाहिए, ओके, लेकिन रीज़न ही लोगों का गलत है। कॉपी मत करने दो और कॉपी मत करो, ठीक है, कॉपी मत करना ये रीज़न होना चाहिए कि क्योंकि धोखा देना गलत बात है, लेकिन इसलिए कॉपी मत करने देना क्योंकि तुम्हें फ़र्स्ट आना है, ये क्या मॉरल करप्शन है जो हम सिखाते हैं और उस पर इतरा भी रहे होते हैं। एक्सीलेंस का मतलब है अपना काम बेहतरीन तरीके से करना, इतना बेहतरीन कि वो उस लेवल का काम हो, जैसे मैंने कहा ना कि चेरी ऑन द टॉप। लेकिन हम ये सिखाते हैं अपने बच्चों को कभी? हमने कंफ्यूज कर दिया उनको, एक्सीलेंस को रैंक के साथ वो मिक्स कर दिया। अब उनको, उनकी नज़र में तो रैंक टॉपर आना एक्सीलेंस होता है। इस्लाम ने कब कहा है सिर्फ एक जीते बाकी सब हार जाएं? नहीं कहा ना। मुझे वो याद आ गई एक बात, एक इंसिडेंट हुआ था जब एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ और दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह सिर्फ मुझे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में दाखिल करें और समथिंग लाइक दैट, और किसी को ना करें, बस हम दो को करें। यू नो व्हाट्स फनी अबाउट इट? वी आर एंशंट। हमारा आर्केटाइप उसमें मौजूद था, ये कि ये है हम। अगर हम ध्यान दें ज़रा, वो आईना है हमारे सामने कि ये है हमारी सोच। कुरान कहता है नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो। उसका मतलब क्या है कि जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसका वज़न उठाओ, जब कोई कुरान पढ़े तो टेबल लैंप हाथ में उठा के वहाँ पे खड़े रहो। देखिए, क्या इल्म हासिल करना नेकी नहीं है? अगर हम अपने बच्चों को इसलिए इल्म हासिल करा रहे हैं कि बेटा काबिल बनो ताकि कुरान समझो और आगे फिर अच्छे से समझा सको, अगर नीयत ये है तो इल्म हासिल करना नेकी है ना। हर एक एरिया में नेकी की ज़रूरत होती है, तकवा की ज़रूरत होती है, पढ़ाई में भी, और जब रिज़ल्ट निकले उसके रेस्पॉन्स में भी। बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्टेटस चढ़ाया जा रहा है, वीडियोस बनाई जा रही हैं। कितने नेक हैं हम, कितना तकवा है हम में। मैं जब छोटी थी, हम एक छोटी सी बुकलेट लाते थे और
हर महीने एक स्टूडेंट टुडे के नाम से, और एक और आती थी विज़डम टुडे। उनमें से एक बुकलेट में मैंने पढ़ा था कि, बचपन में पढ़ा था कि आपको ना दूसरे की कैंडल जलाने के लिए, अपनी कैंडल रोशन करने के लिए आपको दूसरे की कैंडल बुझाने की ज़रूरत नहीं है। वो दिमाग में बैठ गया मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है अक्सर लोगों ने नहीं सुनी, कोई नहीं, और भी बहुत लोग हैं दुनिया में, कोई तो सुन ही लेगा, कोई तो समझ ही लेगा। हमने ये जो जहन है ना हमारा कि बेटा या बेटी टॉप किया है, उसने तो कमाल कर दिया, हमने और हमारे बच्चे ने क्या कमाल किया है। अपने बच्चे को इब्लीसियत सिखाई नहीं तो सिखाने की पूरी कोशिश कर दी। पूरे साल, पूरा हफ्ता इब्लीसियत सिखाओ, हर दिन इब्लीसियत का माइंडसेट बनाओ उनका, और फिर जुम्मा के दिन पढ़ाइए उनको सूरह कहफ। ये किस तरह का तज़ाद है, ना वो दीन समझ पाता है ना दुनिया। और फिर हम हैरान होते हैं बच्चे नमाज से दूर क्यों हैं, दीन सिर्फ रिचुअल क्यों बन गया। क्योंकि हमने दीन को कैरेक्टर नहीं, वे ऑफ लाइफ नहीं, रिचुअल्स बना दिया, सरमनी बना दिया। मुझसे एक दिन एक टीन एज लड़की कहती है, पिछले ही साल की बात है, अच्छा लड़की नमाजी है, अबाया पहनती है, कहती है, उस वक्त हम अकेले किचन में थे और घर पर और कोई नहीं था, कहती है, मैं नहीं मानती थी कि अल्लाह है, मुझे लगता था अल्लाह नहीं है। जब ये सब आपके साथ हुआ और जो बातें सामने आई, आई गेस यू कुड से कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हुई, अब मुझे पता है कि अल्लाह है। इमेजिन, बच्ची एथियस्ट होकर वापस इस्लाम में दाखिल हो गई और उसके माँ बाप को पता भी नहीं है। इतना ख़तरनाक वाक़या हो गया उनकी छत के नीचे और उनको भनक भी नहीं है। इग्नोरेंस इज़ ब्लिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। शॉर्ट टर्म ब्लिस मतलब आपका बच्चा नमाजी है, ज़रूरी नहीं कि अल्लाह को मानता है। आपकी डांट से बचने के लिए मुसलमान का चोला पहना उसने, और आप खुश हों कि मेरा बच्चा फ़र्स्ट भी आता है और दीनदार भी है। आई नो डिस्टर्बिंग बात है, मगर हम कुछ और एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। हम फेंकते हैं ना उनको एक इब्लीसी सिस्टम में, जिसको हम स्कूल कहते हैं, फिर कहते हैं आदम बनो। बड़ी ज़्यादती है ये। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें इंसान समझे, फ्लॉड समझें, लेकिन फिर भी हमें इज़्ज़त दें, ठीक है। और साथ साथ हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं परफेक्शन। गलती तो दूर की बात है, इब्लीसियत में रहो और आदम बनो। वाओ, ये किस लेवल का, वो किस पेडेस्टल पे हमने अपने बच्चों को डाल दिया है। मैंने एक बार एक कोट पढ़ा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इमाम इब्न क़य्यिम का। उन्होंने कहा कि एथीस्ट बच्चे वहाँ बनते हैं जहाँ पेरेंट्स मुनाफिक होते हैं। कितनी डरावनी बात है अगर हम ज़रा गौर करें। मेरा बच्चा जब मुझसे सवाल करता है ना, मैं रैटल हो जाती हूँ थोड़ा, क्योंकि वो मुझे चैलेंज करता है। 9 साल का है, होती हूँ मैं रैटल, लेकिन बता नहीं सकती कि कितनी खुशी भी साथ साथ होती है ये सोच कर कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे इतनी सेफ स्पेस दी है कि वो अथॉरिटी को चैलेंज करता है। आपको खुशी क्यों नहीं होती? आपको क्यों ऐसे बच्चे चाहिए जो मुंह बंद रख कर आपकी हर बात सर झुका कर मान लें? यू नो, आपने लाइफ में बहुत ग्रीडी लोग देखे होंगे, लालची लोग, पैसों के लालची, कपड़ों के लालची, प्रॉपर्टी के लालची, फेम के लालची। कभी गौर करना, आप एक ब्रीड ऐसी मिलेगी इंसानों की जो इतने लालची होते हैं कि अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरों की भी लाइफ साथ साथ जिएं। जैसे फर्स्ट आओ वाले पेरेंट्स, खामोश रहकर मेरी अथॉरिटी को एक्नॉलेज करो, वो वाले पेरेंट्स। मैं नहीं कहती बच्चों को सुपरवाइज़ मत करें, गाइड मत करें, लिमिट सेट मत करें, एडवाइस मत करें, स्कोल्ड मत करें,
वो सब करें, मगर उनकी ज़िंदगी आप क्यों जी रहे हैं? कितने लालची हो यार। एक लाइफ कम पड़ रही है, साथ साथ एक दो लाइफ और जीनी है, वो भी तबाही मचा के। आपका बच्चा आपका एक एक्सटेंशन नहीं होता, एक ट्रॉफी नहीं होता, आपका ईगो बढ़ाने के लिए नहीं होता। इंसान होता है, इंडिविजुअल, जो आपको अमानत के तौर पर दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। ये क्या करने लगे हैं हम इस अमानत के साथ? फिर हम ही ये रोते हैं कि किस काम का है ये बच्चा। जब बच्चा खुदकुशी कर लेता है उस वक्त फिर एहसास होता है कि हमने क्या किया, जब तक काम तमाम हो चुका हो। आपको लगता है आपके रोने से आपसे सवाल नहीं होगा कि आपको जो बच्चा अमानत दिया गया था, ये क्या किया आपने उसके साथ? आपका इस वक्त का दुख आपको आपके गुनाह, आपके किए हुए जुल्म से बरी नहीं कर देगा। ये निकलिए इस सोच से कि टॉपर आना है, टॉपर आना है। आप क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? ये जो सुसाइड हो रहे हैं आजकल, ज़रा अकेले बैठ के और सोचिए कि ये सुसाइड है या कत्ल है। और कहीं इस कत्ल में हम लोगों का हाथ तो नहीं है? हम स्टेटस डालने वालों का, हम वीडियोस बनाने वालों का, हम मेरा बच्चा टॉपर आया, मेरा बच्चा टॉपर आया। और हम जो घरों में चुपके चुपके अपने बच्चों को कहते हैं फर्स्ट आ, उस कज़न से फर्स्ट आ, वो कज़न इतने मार्क्स ले गया, तुझे उससे ज़्यादा लाने हैं। हम इंसान नहीं हैं, इंसान दिखते हैं मगर इंसानों की जो खूबियाँ कहाँ चली गई, हमारी इंसानियत वाली खूबियाँ। वो कहा था ना, एक डायलॉग में नाना पाटेकर ने कहा था, ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत चीज़ बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। मेरा बेटा जब अराउंड 3 साल का हुआ तो आवाज़ें आना शुरू हो गई कि बेटा अब आपको स्कूल जाना है। मुझसे कहते थे अब तो इसको स्कूल भी भेजना है। और मैंने जब कहा कि मुझे नहीं भेजना अपने बेटे को स्कूल, तो एक शॉक वेव सी चली गई पूरे ख़ानदान में भी और पड़ोस में भी। जो लोग जिनको मैं नहीं जानती, वहाँ भी, उनके घरों में भी शॉक वेव चली गई। और ऑब्वियसली जितना किसी इंसान का, जैसे कि मैंने कहा, जहन डीप हो, उसी तरह का कंक्लूजन भी वो इंसान ड्रॉ करेगा। तो मेरे बारे में कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, इतनी ओवर प्रोटेक्टिव हूँ कि बच्चे को स्कूल तक नहीं भेज रही। देखिए, जो पहले साल होते हैं ना, उनमें बच्चों की फाउंडेशन बन सकती है, बन सकती क्या है। आप उसको एक तरफ इस्लाम सिखा रहे हों और दूसरी तरफ उसको दिन का बेशतर हिस्सा उस इंस्टीट्यूशन में रख रहे हैं आप, जहाँ इब्लीसियत घोल घोल के पिलाई जा रही है, तो आपने तो फाउंडेशन ही ख़राब कर दी ना अपने बच्चे की। ताउम्र वो इस दोगलेपन में फंसा रहेगा। पहले साल आपको इस्तेमाल करने थे उसकी ईमान की फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए, आपने उस फाउंडेशन में ही मिलावट कर दी। मैं जानती हूँ कि हिदायत अल्लाह अज़्ज़ा वजल देते हैं, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादू ने कहा था ना कि अब्राहा को कि मेरे हवाले ऊँट कर दो, मैं ऊँटों को लेने आया हूँ। काबा जो है वो अल्लाह का है, उसकी हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है। एक लेसन मिल जाता है इंसान को, जो इंग्लिश में कहा गया है कि डोंट लेट व्हाट यू कैन नॉट डू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू कैन। हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते तागूती माशरे से, ये पता है मुझे, मैं किसी डिल्यूजन में नहीं रहती, लेकिन फाउंडेशन तो हम दे ही सकते थे। बचाने वाला अल्लाह है गुमराही से, लेकिन फाउंडेशन देना तो हम तक था ना, वरना अल्लाह ताला बच्चे को माँ बाप देता ही नहीं। ऐसे ही सारे बच्चे होते, हमने बिल्कुल हथियार ही छोड़ दिए माशरे में, उनको रहने तो
पहले से ही उनको फेंक दो बेचारों को, और फिर ये ऑडेसिटी कि हम उनको इस्लाम सिखाएं और एक्सपेक्ट करें वो इस्लामिक इंटेग्रिटी से चलें, जबकि हमने उनकी फाउंडेशन ही ख़राब कर दी। कितने करप्ट हैं हम। वो आयत है ना कि शैतान उनकी बुरी हरकतों को खूबसूरत बनाकर पेश करता है, वही वही हो रहा है हमारे साथ। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्यों? क्योंकि इब्लीसियत का माइंडसेट का जो घोल है उसमें एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है जी हमने। अब इसके ज़रिए हम उस माइंडसेट को और पुख्ता करेंगे, इसके जहन में भी और दूसरों के जहन में भी, जो देखते हैं उनके जहन में भी। ये अचीवमेंट बगैर किसी कंपटीशन किए क्यों आपको फील नहीं होती? जब तक किसी को पीछे ना छोड़ो तब तक कुछ अचीवमेंट महसूस क्यों नहीं होती? फिर तो आपको किसी को नीचा या कमतर दिखाने से अचीवमेंट महसूस होती है। यही मतलब निकलता है ना इसका। हमारा दम घुटना चाहिए ना मोमिनों का, ऐसे तागूती माहौल में, ऐसे तागूती फ़ज़ा में। हैरत है, मुसलमान ऐसे भी हैं जो इस माहौल में थ्राइव कर रहे हैं। डॉक्टर इसरार एक बार कह रहे थे कि जब वो खाना खाते हैं तो उनको लगता है कि वो साथ ही साथ मुसलमानों का खून खा रहे हैं, निवालों के साथ, इंडियन मुस्लिम्स का, क्योंकि एक मुल्क बनाने का प्रॉमिस किया गया था उनसे जो इस्लामिक मुल्क होगा। और उस एक वादे पे उन मुसलमानों ने जानें दे दी। एक तरफ एक मुसलमान में इतनी सेंसिटिविटी अपनी इंटेग्रिटी और अपने ईमान के लिए है कि वो खाना नहीं खा पा रहा ठीक से, और दूसरी तरफ बच्चे खुदकुशी कर रहे हों और मुसलमान वीडियोस बना रहे हों अपने टॉपर बच्चों की। उफ, क्या क़यामत है। वो आयत है ना, लेट द कम्पटीटर्स कम्पीट फॉर दिस। अल्लाह ताला जन्नत के बारे में कहते हैं कि जो कंपटीशन करते हैं ना, कंपटीशन करने वालों को इसके लिए कम्पीट करना चाहिए। और मज़ेदार बात क्या है, एक लौता कंपटीशन जहाँ फ़र्स्ट आने वाला चाहेगा कि और भी लोग फ़र्स्ट आएँ और उनके फ़र्स्ट आने में उसका भी कोई हाथ हो, ज़रूरी हो। कितना खूबसूरत कंपटीशन है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें खूबसूरती की तरफ बुलाते हैं और हम उस खूबसूरती से दूर भागते हैं। फिर कहते हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों होने दिया? किताब दी थी, किताब बाकायदा आपके घर में पड़ी है, उस किताब पे भी हमने कंपटीशन शुरू कर दिया। मेरा बच्चा इतने सूरा याद कर चुका है। एक काम कीजिए, एक दिन सब अपने बच्चों को बोलते हैं कि आज हम कुरान नहीं पढ़ेंगे। फिर देखते हैं किसका बच्चा सबसे ज़्यादा रोएगा ये बात सुनकर कि आज कुरान नहीं पढ़ना। हमें एकदम से पता चल जाएगा कि कितना दीन हमने अपने बच्चों के दिल में डाला है।